तो इस एनिमे की शुरुआत काफी अजीब तरह से होती है, जहां पर चारों तरफ तेज हवाएं चल रही होती हैं और फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां पर एक औरत ये कहती है कि अभी इसके पेट में एक और बच्चा है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है और वो पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, पर अभी उसके पेट में एक और बच्चा है। बूढ़ी अम्मा ये कहती है, मैं ये बात पहले से ही जानती थी कि ये एक ट्विंस को जन्म देगी। रुको, ऐसा मत करो, इसे पैदा होने में थोड़ा वक्त चाहिए। ये तुम क्या बातें कर रही हो, ये चीज इम्पॉसिबल है और ये हमारे हाथों में भी नहीं है। वो बूढ़ी अम्मा ये कहती है कि भले ही ये चीज इम्पॉसिबल है, पर इसे ऐसा करना होगा क्योंकि आगे चल के ये बच्चे वो बनने वाले हैं जो कि डीमंस को कमांड देंगे। कहानी चेंज होती है और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी सैड है और वो ये कहता है कि वो दोनों ही बच्चे जो दिन और रात को अलग अलग करेंगे, वो दोनों ही तबाही पैदा हो चुकी है। और फिर हमें एक टोकरी को दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों ही बच्चे हैं, जिसमें ये दोनों ही बच्चे काफी क्यूट लग रहे होते हैं, पर शायद बस अभी तक। फिर हमारी कहानी 16 साल बाद आगे जाती है, जहां पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने आसमान में उड़ रही चिड़िया को काफी आराम से निपटा दिया होता है। इस बंदे के बाल एकदम पीले कलर के हैं और आंखें एकदम लाल हैं और वो आसमान में उड़ते हुए जेट्स को देखकर ये कहता है, अरे वाह, कितने अच्छे ड्रैग्स हैं। लगता है इन दोनों का ही पेट खराब है जिससे ये फाट कर रहे हैं। अब यूरू अपने शिकार को लेकर दोबारा से अपने गांव की तरफ लौट जाता है और हाँ, इस बंदे का नाम है यूरू, जहां पर एक और बंदा इसका इंतजार कर रहा होता है जो इसका दोस्त है, जिसका नाम है डेंजी। डेंजी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए, और अगर तुम्हें माउंटेन्स पर कुछ हो जाता तो तुम्हारा साथ कौन देता। पर यूरो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे विलेज के लेफ्ट और राइट गार्डियंस मेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस गांव के सभी लोग यूरो को काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो सभी की हेल्प करता है। अब ये दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी माँ उनसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करें, पर डेंजी यहाँ से कल्टी मार लेता है, जिसके बाद उनकी माँ डेंजी के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। अबे ओए नल्ले, तो कुछ भी काम नहीं करता, कम से कम यूरू की तरह मेहनती बन जा। जिसके बाद यूरू अपनी छोटी बहन के बारे में पता करता है जिसका नाम है आशा। उसकी मॉम ये बताती है कि वो अंदर है और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रही है। ये सुनते ही यूरू उससे मिलने के लिए उसके पास आ जाता है। अरे आशा, तुम कैसी हो? मैं एकदम सही हूँ और आपका स्वागत है। और यहाँ पर आशा एक लकड़ी के जेल के अंदर होती है और यूरू उसे सारा कुछ बताता है कि उसने आज किसका शिकार किया है। जब वो ये कहता है कि उसने आज एक बर्ड का शिकार किया है तो उसकी बहन काफी खुश होती है, पर यूरू ये कहता है कि उसे एक जंगली बोर या फिर एक भालू का शिकार करना था क्योंकि इस बार गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, तो खाने का भी कुछ अता पता नहीं है कि उसका जुगाड़ कहाँ से होगा। यूरो अपनी बहन को ये भी बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार विंटर्स में हमारे पास खाना काफी कम पड़ जाए, तो मुझे उसका भी जुगाड़ करना होगा। आशा उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गाँव के जितने भी अडल्ट्स हैं वो बाहर जाके काम ढूंढे। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर नहीं गया हूँ? मैंने काफी ज्यादा हंटिंग की है, पर मुझे और भी ज्यादा प्रो बनना है और अगर मैं किसी तरीके से इस गांव में डोमिनेट कर पाता हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप मॉम और डैड की तरह इस गांव को छोड़कर नहीं जाओगे? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और जब तक तुम यहाँ पर हो तो मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ में। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर एक लेडी आती है और वो ये कहती है, चलो बाहर चलो। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जो भी इस गांव से बाहर गए हुए थे वो अपने साथ काफी सारा सामान लेके यहाँ पर वापस आए हुए हैं। अब ये बंदा जो सारा सामान लेके यहाँ पर आया हुआ है वो ये कहता है कि बाहर की सिचुएशन काफी अजीब है, ऐसा लगता है कि बाहर पैंडेमिक फैली हुई है, तो इसलिए मैं आज हर्ब्स में डील करने वाला हूँ। और इन सभी के पास जो जो सामान होता है ये उसी में ट्रेड कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आती है और वो ये कहती है, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, और ये बंदा उन्हें एक पेन किलर देता है, यानी कि ये एक छुपा रुस्तम डॉक्टर भी है। और अब यूरू भी यहाँ पर आ जाता है। ये बंदा उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी ये बंदा उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है क्योंकि वो इसका डायलॉग पहले से ही जानता है कि यूरो उससे कुछ भी नहीं मांगेगा, पर अगर आशा के लिए कुछ है तो वो उसे दे दे। यूरो इस बॉल को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद ये बंदा वापस चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरो और डेंजी काम कर रहे होते हैं। डेंजी ये कहता है कि मैं भी इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ। यूरो इससे पूछता है, क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी अच्छी है? पर यूरो उसे मना करता है कि वो हमेशा इसी गांव में रहना चाहता है और वो अपनी बहन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। तो डेंजी उससे कहता है, एक काम करो, अपनी बहन को लेके यहाँ से निकल जाओ और तुम दोनों आराम से घूम सकते हो। यूरो से कहता है कि वो मेरी एक काफी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। डेंजी उससे कहता है, पर तेरी बहन है कौन? तूने मुझे आज तक उससे नहीं मिलवाया, अबे मिलवा तो सही। डेंजी उसके ऊपर मक्खन लगाने का काफी ट्राई कर रहा होता है कि यूरो उसे अपनी बहन से मिलवा दे, पर यूरो उसे साफ मना कर देता है, चल बे निकल। अब ये दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और वो दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। डेंजी ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि वो पक्का एक ड्रैगन है। यूरो कहता है, अरे हाँ, मैंने भी वो आवाज पहले सुनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में एक एरोप्लेन और ये आवाज उसी की होती है और उसके अंदर से ही धुआं बाहर निकल रहा होता है, जिसको ये ड्रैगन समझ रहे हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस पूरे गांव के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर्स उड़ने शुरू हो जाते हैं
और ये सारे के सारे गांव वाले उसे काफी गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल रही होती हैं। और तभी अचानक एक बंदा किसी गांव वाले का सर उड़ा देता है और जंगल में चारों तरफ मिलिट्री आ जाती है। एक बंदा गांव वाले को गन से उड़ा देता है। अब कुछ बंदे ग्रैनी के पास आते हैं और वो भी उन्हें देखकर काफी हैरान हो रही होती हैं कि आखिरकार ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लगता है हमारा बैरियर टूट चुका है और शायद ये सारे यूरो के पीछे हैं, तो जल्दी से उसे लाओ और छुपा दो। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इस गांव के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और कुछ की हालत काफी खराब है। डेंजी और यूरो भी ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और तभी डेंजी अपनी माँ के लिए भागता है क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता हो रही होती है। आगे जाते हुए वो ये देखते हैं कि सामने 2 आर्मी के बंदे खड़े हुए हैं। यूरो उनके ऊपर एरो से अटैक करता है पर वो इनके ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं। डेंजी की ये सारा कुछ देखकर काफी फटनी शुरू हो जाती है, पर शायद से यूरो ने इन दोनों को ही मार दिया है। इस गन को देखकर यूरो को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या चीज है, पर ये जो भी चीज है काफी खतरनाक है। अब ये ऐसे ही आर्मी वालों को इंजर्ड करते हुए आगे भाग रहे होते हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर को नोटिस कर रहे होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन है। जिसके बाद ये दोनों ही गांव के गेट के पास आ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ रहे हैं। यूरो ये सोचता है कि शायद वो इनसे जीत नहीं पाएंगे। डेंजी को अपनी माँ की चिंता हो रही होती है और यूरो को भी अपनी बहन के लिए वहां जाना होगा। जिसके बाद वो एक पत्थर को उठाना शुरू करता है और डेंजी से उसमें हेल्प मांगता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही गार्डियंस में से किसी एक के नीचे एक सीक्रेट रास्ता होता है जिससे कि वो आसानी से गाँव में जा सकते हैं। यानी कि इसी तरह ही ये दोनों डिवाइन गार्ड्स पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब अगले सीन में हमें रेड हुडी में एक लड़की को दिखाया जाता है और वो सभी गांव वालों के सामने खड़ी होती है। अरे गांव वालों, तुम कैसे हो? और वो सारे उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये कौन है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ये लड़की अपने हाथ के जेस्चर से सामने खड़े हुए सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देती है और ये उन्हें काफी गंदे तरीके से मार रही होती है। यहाँ तक कि इसने औरतों को भी नहीं छोड़ा होता। पर वो एक बच्ची के पास आके उससे कहती है कि मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती, पर वो साथ में खड़े हुए एक आदमी को जान से मार देती है और इसके मारने का तरीका काफी गंदा होता है। और तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो ये बताती है कि मैंने यहाँ के सारे एरिया को संभाल लिया है और अब तुम आगे आ सकते हो। और वैसे ही इस लड़की का नाम है गाबी और ये ग्राउंड स्क्वाड से बात करने का ट्राई कर रही होती है, पर उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। सीन चेंज होते ही हम दीरा को देखते हैं जिसने स्क्वाड के काफी सारे बंदों को निपटा दिया होता है और वो इन्हें मारने के लिए स्वॉर्ड का और साथ में बंदूक का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी कि वो गन चलाना काफी अच्छे से जानता है। अभी अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स बाहर निकालता है और किसी लड़की को फोन लगाते हुए उससे ये कहता है कि सुनो, मैं बात कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया है। इसका मतलब सिचुएशन काफी खराब है और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना मीटिंग स्पॉट चेंज करने वाले हैं। सीन चेंज होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसने इस ग्रैनी को जान से मार दिया है और अब वो आशा के सामने खड़ी होती है और वो भी अपने हाथ का एक जेस्चर करती है और इस जेल को एक ही झटके में तोड़ देती है, जिससे आशा भी इंजर्ड हो जाती है। और तभी यूरो भी यहाँ पर आ जाता है और ये लड़की उसे देखकर ये कहती है, ओ अच्छा, तो तुम हो यूरो, मैं तुम्हें ही लेने यहाँ पर आई हूँ और मैं तुम्हारे अलावा सभी को जान से मार दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद यूरो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दीरा के हाथ में अब भी एक गन होती है और वो सभी को मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वो ये कहता है अगर ये सारे ऐसे ही एस्केप रूट के पास रहे तो हमें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। पर जैसे ही दीरा गाबी के पास पहुंचता है तो वो उसके आसपास एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को सेंस कर पा रहा होता है। यानी कि ये बात साफ है कि गाबी सभी को मारने के लिए इसी मॉन्स्टर का इस्तेमाल कर रही है, जो कि बस अभी तक दीरा को ही दिख रहा है। गाबी उसको देखकर ये कहती है, ओ अच्छा, तुम सीयर हो। सीयर यानी कि वो इंसान जो कि मॉन्स्टर्स को देख सकते हैं। अब ये मॉन्स्टर दीरा के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और वो इससे काफी आराम से बच रहा होता है, जिसके बाद वो इसके ऊपर एक साथ काफी सारे ग्रेनेड फेंक कर मारता है और यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। इस तरफ यूरो की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। वो लड़की यूरो से कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। तभी ये बॉल भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और ये बॉल आशा के ब्लड के पास जाती है और उसके ब्लड से काफी अजीब सी चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि इस लड़की को पकड़ लेती हैं। और तभी एक ग्रैनी दीरा से कहती है कि वो यूरो को लेकर यहाँ से भाग जाए और वो ऐसा ही करता है और वो उसे काफी तेज लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। डेंजी भी उसका पीछा करता है। अब ये दोनों भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर यूरो काफी परेशान हो रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन मारी जा चुकी है और उसकी ग्रैनी भी वहीं पर है। अरे यार, वो लड़की थी कौन जिसने सभी को जान से मार दिया, पर उसने ऐसा क्यों किया? दीरा उसे कहता है अभी मेरे पास ये सारा कुछ समझाने का टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, इस लॉकेट का इस्तेमाल करो और जाके उन दोनों ही गार्डियंस के बीच में सेंटर में खड़े हो जाओ। पर यूरो को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं क्या करूं? दीरा उसे बार बार इसे लेने के लिए फोर्स कर रहा होता है। अबे ओए, इसे ले लो इसे। पर हाँ, मैं इसका करूंगा क्या? यूरो उसकी बात मानते हुए आगे जाता है और वो इस जगह पर इस लॉकेट को रखने वाला होता है, पर यहाँ पर काफी कचरा है। दीरा उससे कहता है, अबे ओए, इसे साफ कर ले, वो भी जल्दी से।
अब जैसे ही यूरो से साफ करके लॉकेट को वहाँ पर रखता है तो डीरा उसका सर जोर से यहाँ पर देकर मारता है, जिससे उसका थोड़ा ब्लड इस लॉकेट पर गिर जाता है और ये स्नाइपर भी उसे मारने के लिए रेडी हो चुका है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये लॉकेट ग्लो करना शुरू कर देता है और साथ में आसपास के ये दोनों गार्डियंस भी। और अगले पल हम ये देखते हैं कि दो गोल्डन डीमंस ने इन दोनों ही हेलीकॉप्टर को काफी जोर से जकड़ा हुआ है और वो उसे काफी बुरी तरह से क्रश कर रहे हैं, जिसके बाद डीरा यूरो को लेकर यहाँ से भागता है। गाबी ये सारा कुछ नोटिस कर रही होती है और वो ये कहती है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे चलने में काफी मौत आती है। उसका डीमन उससे कहता है और गाबी उसकी बातों को काफी आराम से समझ रही होती है। जैसे ही ये सारा धुआं छटता है हम ये देखते हैं कि डीरा ने यूरो को बचा लिया है और तभी सामने से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हों। क्या ये छोटा सा लड़का हमारा मास्टर है क्या सच में? और इनमें से एक आवाज लड़की की होती है। वो ये कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मास्टर अब बच्चा है या फिर बड़ा, हमें उसकी सारी बातें माननी होंगी। जैसे ही यूरो उन्हें अपने सामने देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है। डीरा उससे कहता है हम सारे ह्यूमंस इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि डीमंस, मॉन्स्टर्स और न जाने क्या क्या, पर सच कहूँ तो ये दोनों तुम्हारे डीमंस हैं। एक का नाम है राइट और दूसरी है लेफ्ट। यूरो को अब भी ये सारा कुछ एक सपने जैसा लग रहा होता है कि उसके सामने 2 डीमंस खड़े हुए हैं जो कि उसके अपने हैं। यूरो को ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि विलेज के गार्डियंस उसके सामने आ चुके हैं और वो दोनों यूरो से कहते हैं कि वो उसे काफी लंबे टाइम से नोटिस कर रहे थे। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि वो यूरो की हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हैं। तभी राइट उसके पास आता है और वो ये कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारे मास्टर हो, तुम काफी नर्वस हो। लेफ्ट उससे कहती है ये बस अभी छोटा सा बच्चा है और इसे इतना सारा कुछ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। डीरा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, पर ये दोनों उसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि ये इंसान कौन है। अब राइट उससे ये पूछता है पर तुम हमें ये बताओ कि ये सारी चीजें क्या हैं जो कि हमारे मास्टर को परेशान कर रही थी, वो भी एक बर्ड की तरह। तभी डीरा उन्हें ये बताता है कि ये सारी ही चीजें मॉडर्न वर्ल्ड की इक्विपमेंट्स हैं और अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूं। जिसके बाद डीरा ये बताता है कि अभी 2 लोग हैं जो कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग हमारी हेल्प करो ताकि हम इस माउंटेन से नीचे उतर पाएं। राइट और लेफ्ट उससे कहते हैं कि बस हमें हमारे मास्टर ही ऑर्डर दे सकते हैं, तो तुम चुप रहो। डीरा कहता है मैं इस बारे में जानता हूँ पर इसे अभी कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँ? और अगले पल गाभी भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये देखती है कि उसके सामने 2 डायमंड्स हैं और वो ये कहती है कि आखिरकार ये डायमंड्स किसके हैं। डीरा भी उसके डीमन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, और उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता और इस जगह पर ये सारे डीमंस को डायमंड्स कह रहे हैं। गाबी उससे कहती है कि मेरा वाला डायमंड काफी अलग है और वो उस ग्रेनेड के अटैक को काफी आराम से झेल गया, ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है, ये काफी यूनिक है। तभी गाबी यूरो को देखकर ये कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम आशा के भाई हो, यानी कि आशा का भाई अब भी जिंदा है। और तभी यूरो के सामने वो सारे लोग आते हैं जो कि इस गांव में मारे गए हैं। गाबी उससे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। यूरो उससे पूछता है क्या तुमने ही इन सारे गांव वालों को मारा है, और गाबी इसमें हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद राइट उससे कहता है कि तुम हमें ऑर्डर दे सकते हो, हम पूरी ताकत लगा देंगे इसे जान से मारने में। लेकिन यूरो उन्हें मना कर देता है। वो ये कहता है कि आप दोनों इस विलेज के गार्डियंस हो, तो मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। मेरी बस आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली तो ये, अगर इस विलेज में कोई सर्वाइवर बचा हुआ है तो आप उसे किसी सेफ जगह पर ले जाओ, और दूसरा ये कि मैं इस लड़की को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ, तो आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। राइट ये बातें सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और उसे आइडिया काफी अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हमें दोबारा से आशा को दिखाया जाता है जो कि इस ओल्ड लेडी को पटक कर मारती है और वो ये कहती है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम्हें उस बात का भुगतान करना होगा जो कि तुमने की थी। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है और फिर हमें दोबारा से राइट को दिखाया जाता है जो कि गाबी पर अटैक करने के लिए सामने से आता है। पर जैसे ही गाबी उससे बचती है तो वो उड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें लेफ्ट से बचकर रहना है, वो लड़की काफी खतरनाक है, उसके अंदर काफी गुस्सा है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि लेफ्ट गाबी की एक जोरदार किक मारती है जिससे वो उड़कर काफी दूर जाकर गिरती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर यूरो उसके ऊपर एरो से अटैक कर देता है जो कि उसके पैर के आर पार हो जाता है। अब जैसे ही वो दूसरे एरो से गाबी पर अटैक करने वाला होता है तभी उसका डायमंड उसे लेकर यहाँ से उड़ जाता है और यूरो ये देखकर काफी शॉक था। इस तरफ राइट ये नोटिस करता है कि सामने एक लड़की है और वो इसे उठा रहा होता है, पर इस लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके आसपास कौन है, क्योंकि नॉर्मल इंसान डायमंड्स को देख नहीं सकते। पर अगले पल हम ये देखते हैं कि राइड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के सामने आ जाता है और वो ये कहता है, अरे ओए बच्ची, तुम कैसी हो? और वो इसे देखकर दोबारा से बेहोश हो जाती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राइट ने काफी सारे बच्चों की जान बचा ली है और वो उन सभी को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है।
राइट ये सोच रहा होता है कि जिन लोगों ने भी इस विलेज पर अटैक किया है उन्होंने बस एडल्ट्स को ही निशाना बनाया है। तभी अचानक से आशा भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि राइट को देखकर उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। पर राइट इस अटैक को चीर देता है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है। वो ये कहता है, तुम मेरे ऊपर ऐसे अटैक कैसे कर सकती हो? मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे इस विलेज के लोगों को बचाना है। जिसके बाद आशा यहाँ से भाग जाती है, पर उसे आशा के अंदर से कुछ जानी पहचानी स्मेल आती है। फिर हमें दोबारा से गाबी को दिखाया जाता है, जिसकी फटकर 4 हो चुकी है और वो अपने आप को बचाने के लिए अपने डायमंड का इस्तेमाल कर रही होती है। पर वो ये देखती है कि लेफ्ट काफी पावरफुल है और वो इस दरवाजे को खोलने का काफी ट्राई कर रही है। जिसके बाद लेफ्ट अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और इस डायमंड के मुंह को खोल देती है। यूरो एरो से अटैक करता है और ये एरो जाकर सीधा गाबी की छाती के आर पार हो जाता है। अगले पल आशा भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि आते ही यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करती है, जिसके बाद वो गाबी के पास आ जाती है। यूरो उसे देखकर अपने एरो को उसके ऊपर तान देता है और वो ये पूछता है कि अब तुम कौन हो? और वो ये कहती है, मैं तुम्हारी बहन आशा हूँ। पर मेरी बहन इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? वो कभी भी इतनी लंबी नहीं थी। पर यूरो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी राइट भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये बताता है कि मुझे इसकी बॉडी के अंदर से बिल्कुल वैसी ही स्मेल आ रही है जैसे कि तुम्हारी बॉडी में से, यानी कि तुम दोनों सिबलिंग्स हो। अब जैसे ही यूरो ये सुनता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो आशा से ये पता करता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जो कि इतने टाइम से हमारे साथ रह रही थी। अब आशा उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि हमारे पेरेंट्स 10 साल पहले इस गांव से चले गए थे और वो अपने साथ मुझे भी लेकर गए थे। पर ये गांव वाले इस बात को नहीं चाहते थे कि आप भी यहाँ से चले जाओ, तो इसीलिए उन्होंने एक नई आशा बनाई। और वो ये जानते थे कि जब तक आपकी बहन यहाँ पर रहेगी तो आप इस विलेज को छोड़कर यहाँ से नहीं जाओगे। और जैसे वो यूरो को ये सारी बातें समझा देती है, पर अब भी उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और उसने आशा के ऊपर अपने एरो को ताना हुआ होता है। तभी डीरा उससे कहता है, अगर तुम अपने भाई से मिल चुकी हो तो तुम पीछे हट सकती हो। पर यूरो इस बात के लिए मना कर रहा होता है। डीरा उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि शायद तुम नहीं जानते, ये लोग तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं और ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है और अगर ये चीजें ऐसे ही चलती गई तो विलेज वालों को काफी नुकसान हो सकता है। यूरो उनसे कहता है कि वो गाबी को जान से नहीं मारेगा अगर ये सारे गाबी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, और आशा उसकी बातों को मान लेती है। जिसके बाद यूरो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। और अब गाबी आशा से ये पूछती है कि तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? आशा उससे कहती है कि मैं बस उसके दिल का दर्द देखना चाहती थी और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मेरा भाई अब भी जिंदा है। और ये बात सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले पल ग्रैनी दोबारा से इस विलेज के बैरियर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और गाबी आशा से कहती है कि हमें काफी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम इस विलेज में ही ट्रैप हो जाएंगे। अब अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ट्रैकिंग करने के लिए इस माउंटेन पर आए होते हैं और वो इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ टाइम पहले कुछ चॉपर्स की आवाज सुनाई दी थी। और वो ये कहते हैं कि शायद से वो चॉपर्स यहाँ पर इसलिए आए होंगे क्योंकि इस माउंटेन पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है और कोई भी इतनी ऊपर नहीं जाता। ये बंदा कहता है कि उस जगह पर एक ऐसा विलेज भी है जो कि अपने आप ही गायब हो जाता है। अगर कोई इंसान वहाँ पर जाता है तो वो कभी भी वहाँ से लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो विलेज अपने आप ही गायब हो जाता है। यूरो और डीरा विलेज में जाने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर वो विलेज अपने आप ही गायब हो चुका है। तो डीरा उससे कहता है कि वो लोग पहले ही जान चुके हैं कि तुम उस विलेज में हो, तो वो तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इससे बचने के लिए बाहर की दुनिया के साथ ब्लेंड होना होगा। और अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर डीरा की एक दोस्त जिसका नाम है हाना, वो इन दोनों का इंतजार कर रही होती है। लेकिन अगले पल वो डीरा पर काफी गुस्सा करती है। वो ये कहती है, पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक इंसान को लेकर यहाँ पर आओगी, पर ये 2 डायमंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यानी कि हाना भी डायमंड्स को देख सकती है, एकदम डीरा की तरह। जिसके बाद डीरा उसे बताता है कि इस टाइम यूरो की जान काफी खतरे में है, तो उन्हें काफी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे ही राइट और लेफ्ट इस गाड़ी को चेक करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद हाना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो ये बताती है कि वो डीरा की जूनियर है। अब डीरा उन दोनों ही डायमंड से ये पूछता है, क्या तुम्हें अपने आसपास किसी और डायमंड के होने का एहसास हो रहा है? पर वो इस चीज के लिए मना कर देते हैं। डीरा ये कहता है, तो फिर चलो, हमें जल्दी से जल्दी किसी क्राउडेड प्लेस पर जाना होगा, अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। यूरो कहता है, क्या मैं इसमें जाऊंगा? ये है क्या चीज? जिसके बाद हाना उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि ये गाड़ी एक घोड़े की तरह है जो काफी तेज भागती है। और ये सुनते ही सारे समझ जाते हैं। इस तरफ आशा और गाबी अपने साथियों का इंतजार कर रही होती है और कुछ टाइम के बाद उनके साथी यहाँ पर आ जाते हैं। ये बंदा कहता है, मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड डायमंड्स आ गए थे। ये बताती है कि अब भी मेरे शोल्डर में काफी पेन है, क्योंकि अब भी वो एरो का टुकड़ा मेरे शोल्डर में है, पर हमने मेरे पैर में से वो एरो बाहर निकाल दिया है, पर अब भी मुझे